Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, इस लेक्चर में जो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है पावर। पीछे हमने देख लिया वर्ड को, सबसे पहले हमने डिटेल में पढ़ लिया इस चैप्टर में, उसके बाद एनर्जी को भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब जो थर्ड टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का रह गया है वो है पावर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही था वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो हमने पहले दो टॉपिक्स को कवर कर लिया अच्छे से। अब तीसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पावर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मैनी केसेस द टाइम टू डू वर्क इज एज इम्पॉर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसे बहुत केसेस में हमें काम करने में लगने वाला वक़्त इतना ही अहम लगता है, इतना अहम होता है कि जितना किया गया काम, यानी कि हमें जो टाइम होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होता है। यानी कितने टाइम में कोई काम किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, बनिस्बत के कितना काम हुआ है वो नहीं देखा जाता। यानी कि सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं होता कि कितना वर्क किया गया है, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट होता है और ये भी देखना होता है कि वो काम जो है जो हमने किया है वो कितने टाइम में मुकम्मल हुआ है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक देख लें कि अगर कोई एक आदमी है एक ही काम ज़्यादा वक्त में करता है और यानी ज़्यादा टाइम लेता है, और दूसरा जो उसका फ्रेंड है या दूसरा जो शख्स है वही काम कम वक्त में कर लेता है, तो दोनों ने वर्क जो है वो इक्वल किया, लेकिन इनकी जो पावर होगी वो डिफरेंट होगी। यानी कि जो पहला आदमी है उसने वो काम जल्दी कर लिया, टाइम कम लगाया, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, और दूसरा जो शख्स है जिसने वो काम उतना ही किया लेकिन टाइम ज़्यादा लिया, तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। यानी कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने वाला ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा। ठीक है, आपने पावर में ये बात याद रखनी है कि कम टाइम में ज़्यादा काम करने वाला जो शख्स होगा वो ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा। सपोज वी वॉक अप टू हाइट एज थ्रू अपस्टेयर्स। यहाँ पे वो एग्जांपल के लिए समझाएगा कि फ़र्ज़ करें कि आप सीढ़ियों के ज़रिए यानी थ्रू अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ज़रिए ऊंचाई तक जा रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे एक ये आदमी है, ये सीढ़ियों के ज़रिए हाइट एज तक जा रहा है। यू डू वर्क बिकॉज यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी अप द स्टेयर्स। इसमें कहता है कि जब हम स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। वर्क किस तरह हो रहा होता है कि स्टूडेंट्स, जब हम अपने जिस्म को स्टेयर के ज़रिए ऊपर लेके जाते हैं, सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर चढ़ कर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो कर रहे होते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी हम मूव कर रहे होते हैं। यानी ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती है और बॉडी को, लेकिन जो बॉडी होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ जा रही होती है इस तरह। तो जो बॉडी होती है वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करती है, इसलिए जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगी तो वो क्या करेगी, वर्क करेगी। वर्क का मतलब क्या होता है कि यानी फोर्स भी लगाएगी और डिस्टेंस को भी कवर करेगी। इफ़ यू रन अप यू कैन रीच द सेम हाइट इन अ शॉर्टर टाइम इंटरवल। पीछे हमने देखा कि ये देखिए कि वो वॉक करके जा रहा है हाइट के ऊपर सीढ़ियों के ज़रिए, लेकिन कहता है कि इफ़ यू रन अप, अगर आप दौड़ कर जाएंगे, अगर आप भागेंगे, स्पीड तेज़ होगी, तो यू कैन रीच द सेम हाइट, तो आप जल्दी हाइट पर पहुंच जाएंगे इन द शॉर्टर टाइम इंटरवल, यानी थोड़े टाइम में आप जल्दी जो है हाइट पर पहुंच जाएंगे बनिस्बत उस शख्स के जो चल कर गया है। यानी कि वॉकिंग जो होगी उसमें पावर कम होगी और जो रनिंग होगी उसमें पावर ज़्यादा होगी। सो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि जो पावर होती है वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। पावर डिपेंड्स ऑन टाइम, यानी कम वक्त में सेम वर्क करने वाला ज़्यादा पावरफुल होगा। द वर्क डन इज़ द सेम इन ईदर केस, यानी दोनों केसेस में यानी जो शख्स चल कर गया है, वॉक करके गया है, और जो शख्स रन करके गया है, दोनों केसेस में वर्क सेम हुआ है। यानी दोनों का जो मकसद था वो यही था कि हाइट के ऊपर जाना, दोनों ने इक्वल वर्क किया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बिकॉज द नेट रिजल्ट इज़ दैट यू लिफ्टेड अप द सेम वेट W टू द सेम हाइट एज। यानी दोनों केसेस में वर्क जो है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपने वेट को उठाया और एज ऊंचाई एज तक लेकर गए। हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वर्क डन किस तरह से सेम हुआ है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था वर्क का फार्मूला क्या था, F × S, यानी कि कितनी फोर्स लगाई है और कितना डिस्टेंस कवर किया है। वर्क जो है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। अब दोनों केसेस में दोनों आदमियों ने एक जैसी फोर्स लगाई है, यानी फोर्स को लगाकर, फोर्स किसके अगेंस्ट लगाई है, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाई है, और अपनी बॉडी को उठाकर ऊपर लेके गए हैं, और हाइट यानी कि एक जितनी हाइट पर गए हैं, इसलिए इन दोनों का जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। लेकिन क्या होगा, बट यू नो दैट इफ़ यू रन अप द स्टेयर्स, लेकिन कहता है कि अगर आप देख सकते हैं कि जो शख्स भाग कर दौड़ कर गया है, यू यू वुड बी मोर टायर्ड देन यू वॉक अप स्लोली, वो जल्दी पहुंच जाएगा बनिस्बत उस शख्स के जो चल कर गया है।
यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप सीढ़ियाँ दौड़ कर चलेंगे यानी आप रनिंग करके जाएँगे तो आप जल्दी थक जाएँगे और ये बनिस्बत उस शख्स से जो कि आहिस्ता-आहिस्ता और वॉक करके ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो है ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल किया है सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स गौर करें कि जो काम है वो तो दोनों सूरतों में बराबर है, इक्वल है, लेकिन जब आप तेज़ी से ऊपर जाएँगे तो क्या होगा कि आपकी साँस भी फूल जाएगी और आप ज़्यादा थके-थके लगेंगे। इसकी वजह ये है कि आपने काम करने के लिए जो तवानाई है उसको कम वक़्त में ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसी चीज़ को कहते हैं पावर, यानी कम वक़्त में ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेंगे तो वो पावर ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा टाइम में का उतनी ही एनर्जी को यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, वो उसकी जो पावर होगी वो कम होगी। इन फैक्ट देयर इज़ डिफरेंस इन द रेट एट विच वर्क इज़ डन। असल में जो फ़र्क है, डिफरेंस है वो क्या है कि काम जो है वो कितने रेट पर किया गया है, यानी जो वर्क है वो एक ही है लेकिन स्पीड जो है वर्क करने की वो मुख्तलिफ है। रेट कहते हैं स्पीड को, यानी जिस स्पीड से काम किया गया है वो मुख्तलिफ है। यानी रेट से, स्पीड से क्या मुराद है कि कितना जो काम है कितने टाइम में मुकम्मल किया है। अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता चढ़ेंगे तो वक़्त ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा लगेगा तो उससे पावर जो है कम होगी। लेकिन अगर आप दौड़ कर चढ़ेंगे तो वक़्त कम लगेगा और पावर ज़्यादा लगेगी, सो इसकी पावर ज़्यादा होगी। वो इसे कहते हैं कि हम कह सकते हैं दैट यू एक्सपेंड मोर एनर्जी, कि आपने ज़्यादा एनर्जी को यूज़ किया है व्हेन यू गो अप द स्टेयर्स रैपिडली, कि जब आप भाग कर सीढ़ियों के ऊपर गए हैं, देन व्हेन यू गो स्लोली, इसके बनिस्बत के जब आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के गए थे। वही बात कि अगर कोई बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेगा तो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, इसलिए उसकी पावर कम होगी। और लेकिन अगर कोई दौड़ कर चढ़ेगा तो उसको अपनी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी थोड़े टाइम पे लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसको वो थक भी जाएगा और उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक एक एग्जांपल कंप्लीट हो गई कि एक आदमी सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसकी एनर्जी इस तरह, पावर को हमने समझने के लिए इस एग्जांपल को यूज़ किया। अब अगले पैराग्राफ में वो हमें एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करेगा कि द कंसेप्ट ऑफ पावर कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर और वाटर पम्प। कि पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, वो है इलेक्ट्रिक मोटर की और वाटर पंप, यानी ऐसी मशीन वाटर पंप जो पानी को निकालने के लिए यूज़ की जाती है, उसको उसको लेकर हम जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जो बड़ी मोटर होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है और कम टाइम में वो ज़्यादा पानी को निकालती है बाहर, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है बनिस्बत उसके कि जो मोटर छोटी है और ज़्यादा टाइम में पानी निकालती है, उतना ही पानी ज़्यादा टाइम लेकर निकालती है, तो उसकी जो पावर होगी वो कम होगी। अ बिगर मोटर ड्रॉज मोर वाटर ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वन, जो यानी जो बड़ी मोटर होगी, बिगर मोटर होगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा पानी निकालेगी और बनिस्बत छोटी मोटर के इसलिए कहा जाता है कि जो बड़ी मोटर होती है वो ज़्यादा उसके पास पावर होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा पानी निकाल रही है। और इट इज़ सेड दैट द पावर इज़ बिगर मोटर इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द स्मॉलर वन, इसीलिए कहा जाता है कि जो बड़ी मोटर है उसकी पावर ज़्यादा है छोटी मोटर से। क्यों? क्योंकि वो कम वक़्त में ज़्यादा पानी निकाल रही है और हमने देखा कि जो उतना ही वर्क कम टाइम में करेगा उसको क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा पावरफुल है। काम करने का जो तरीका होगा वो सेम ही होगा, लेकिन अगर वही काम कम टाइम में किया जा रहा है तो वो उसकी पावर ज़्यादा होगी। पावर डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ द डूइंग वर्क, यानी पावर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ द डूइंग वर्क, यानी काम करने की रफ्तार, जो काम करने की जो रफ्तार है वक़्त के साथ उसका क्या लिंक है, या वक़्त के एतबार से जो काम करने की रफ्तार है वो कितनी है, यानी वक़्त के लिहाज से जो वर्क करने की रफ्तार है, ये स्पीड है, वो कितनी है, उसको हम कहेंगे पावर कहेंगे। अब यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिए कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यानी अगर हम वर्क को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा कि अगर हम देखें कि कितना वर्क हुआ है और कितने टाइम में हुआ है तो हम फ़ौरन वैल्यू को निकाल लेंगे, किसकी पावर की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। नीचे यहाँ वर्क की और टाइम की वो दिखाया कि अगर W वर्क हो और टाइम T हो तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा। आगे देखिए, पावर ऑफ एनी एजेंसी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। कहता है कि किसी भी एजेंसी की जो पावर होती है उसको हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर यूनिट टाइम, यानी फ़ी वक्त वो कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, हम इस तरह भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर को हमने एक और तरीके से समझाया जा रहा है। ऊपर हमने देखा कि वर्क को देखना है कि वो कितने टाइम पर हो रहा है, यानी वर्क को देखना है कि वो कितने टाइम पे हो रहा है। यहाँ पे वो कह रहा है कि
ऊपर हमें वर्क के हिसाब से बताया जा रहा है कि आपने वर्क को देखना है कि कितने टाइम पर हुआ है। यहाँ पे एनर्जी के हवाले से समझाया जा रहा है कि आपने ये देखना है कि कितने टाइम पर कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी एनर्जी की ज़ुबान में हमें समझा रहा है वो कि किसी चीज़ के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी कम वक़्त में ट्रांसफ़र करने की सलाहियत मौजूद होगी ना, तो उसकी पावर इतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कम टाइम में वो ज़्यादा एनर्जी को अगर ट्रांसफ़र करेगी, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लगा लें कि एक जो फ़ैन है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, और अगर वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो वो पर सेकंड जो है यानी फ़ी सेकंड वो ज़्यादा हवा देगा, या ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए जो है वो हवा भी ज़्यादा देगा, और इसलिए इसकी जो पावर होगी वो भी ज़्यादा होगी। सिंस बोथ वर्क एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ पावर को देख लेते हैं कि यूनिट को बयान करने से पहले उसने बताया, पहले वो डिफ़ाइन किया है कि ये देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्क है हमारे पास वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह जो टाइम होती है वो टाइम होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो एक नया फिगर आएगा जो कि क्या होगा, पावर, और पावर भी फिर क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। पीछे हमने वर्क पढ़ा, वर्क को भी हमने पढ़ा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर हमने एनर्जी को पढ़ा, वो भी पढ़ा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसी तरह जो पावर है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सो पता चला कि इस चैप्टर में जितनी चीज़ों का जिक्र हुआ है वो तीनों क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ ही हैं। द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, यानी जो ताकत की या जो पावर की जो ऐसा ये पावर का जो ऐसा यूनिट है वो कितना है, वाट है, उसको वाट कहते हैं। यानी जब भी हम पावर को मेजर करेंगे तो हम वाट में करेंगे। यानी जैसे हम कहते हैं कि एक जो बल्ब है वो 60 वाट का है, इसका मतलब है कि वो जो फी सेकंड जो है 60 वाट की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो जो पावर वाली चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाट यूज़ करते हैं। 1 वाट इज़ द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। यानी जो 1 वाट है, अब वो उसके यूनिट की डेफिनेशन को बयान करने जा रहा है कि जो 1 वाट है, ये वो वाला वर्क डन है जिसमें 1 सेकंड में 1 जूल का काम किया जाए। यानी 1 सेकंड के अंदर 1 जूल की अगर काम किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 वाट है उसकी पावर। यानी 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल ओवर 1 सेकंड। यानी अगर किसी बॉडी ने 1 जूल वर्क किया है 1 सेकंड के अंदर तो उसकी पावर होगी 1 वाट। सो इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड। यानी सेकंड ऊपर आ जाएगा और माइनस में चला जाएगा। और ये तो हो गया इसका छोटा यूनिट। अब वो बड़े यूनिट को बयान करने जा रहा है कि जो बिगर यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किलो वाट और मेगावाट। हम जानते हैं कि किलो की वैल्यू कितनी होती है, किलो की वैल्यू होती है 1000 के बराबर, और इसी तरह जो मेगा की वैल्यू होती है उसके साथ 6 ज़ीरोज़ लगा दिए जाते हैं तो वो मेगा बन जाता है। यानी वाट जो है वो छोटा यूनिट है और इसके बड़े बड़े यूनिट्स कौन से हो सकते हैं, किलो वाट हो सकता है। और किलो वाट जो होता है ना, ये 1000 वाट के बराबर होता है। और इसको कहाँ पे यूज़ कर देते हैं, जैसे घरों के बल्ब चलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए किलो वाट के अंदर जो है ये नापे जाते हैं। इसी तरह जो मेगा वाट है ये बड़े लेवल्स में यूज़ होता है, ये 10 लाख वाट के बराबर होता है। ये क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर बिजली घरों में या बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज, मिल्स वगैरह, उसकी जो पावर है उसको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एक बिजली घर जो होता है वो कई मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर सकता है। यानी जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी उनकी पावर ज़्यादा होगी, वैसे वैसे उनकी जो यूनिट्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि एक बल्ब जो है वो छोटा है, उसकी इतनी है। इसी तरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उनकी इसी तरह वैसे ही उनके जो यूनिट्स होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन हॉर्स पावर। जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, उसमें जो पावर को मेजर करने की जो यूनिट है वो कौन सा है, हॉर्स पावर है। यानी एक तो हो गया वाट, दूसरा हो गया इसका बिगर यूनिट्स किलो वाट और मेगा वाट कहता है कि इसका एक तीसरा भी यूनिट मौजूद है जो कि क्या है, हॉर्स पावर मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हॉर्स पावर को घोड़े की जो पावर है उसे मिसाल लिया गया था कि यानी जब इंजन और मशीनें नई नई बनी थी तो इनकी जो ताकत थी या इनकी जो पावर थी उसको घोड़ों के मुकाबले में बयान किया गया, क्योंकि पहले घोड़े ही यूज़ किए जाते थे। फिर जब मशीनरीज आई तो मशीनरीज को घोड़ों के साथ ही कंपेयर किया जाने लगा। तो इसको कंपेयर करने के बाद पता चला कि यानी एक जो इंजन है इतने घोड़ों जितना काम कर सकता है। ठीक है, यानी पहले जब उन्होंने घोड़ों को छोड़ा मशीनों पे आए तो उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि जो एक इंजन है हमारा वो इतने घोड़ों जितना काम कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट।
यानी अगर कोई मशीन इतनी इस वाट तक वर्क कर सकती है 746 वाट तक उसके अंदर पावर मौजूद है या वो इतनी पावर को इस्तेमाल या पैदा करती है, तो हम कहते हैं कि ये जो है इसकी पावर 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है। और ये जो यूनिट है ज़्यादातर गाड़ियों और इंजनों वगैरह की जो पावर है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक कार का जो इंजन है वो बराबर है 100 एज पावर के हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि इस इंजन की जो ताकत है उसको हम 100 को ज़रब दे सकते हैं 746, यानी कि अगर हम कहते हैं ना कि एक कार का जो इंजन है वो बराबर है 100 हॉर्स पावर के, तो 100 ही रहेगा। और हॉर्स पावर की हम जानते हैं वैल्यू कितनी है 746। तो अगर हम 100 को 746 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसकी पावर है वो कितनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक साइड ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ पर वो डिफरेंट अप्लायंस को बताएगा और उनकी पावर को बताएगा। ये आपने ज़ुबानी याद करना है कि किस चीज़ की कितनी पावर है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, इसलिए आपको सबको ये एक दफ़ा पढ़ लेना होगा और इनको याद करना होगा। उसके बाद एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, ये पावर के रिलेटेड है कि 1000 किलोग्राम जो कार है उसका यानी मास इतना है, यहाँ पर मास दिया हुआ है और वो इतने एक्सेलरेशन के साथ कितना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है 50 जो मीटर है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 5 सेकंड्स के अंदर। यानी ये जो 1000 किलोग्राम है ये इसका मास हो गया कार का, और जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये इसकी एक्सेलरेशन है बयान की गई है यहाँ पर, और 50 मीटर ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस बताया गया और 5 सेकंड यहाँ पर टाइम है। कहता है कि जो इसकी पावर है वो कितनी होगी। सो हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला क्या है। पावर का फार्मूला है वर्क ओवर टाइम। तो सबसे पहले हम इसका वर्क फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क उसने नहीं दिया हुआ। वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे फार्मूला के वर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस पूरे डाटा के अंदर कहीं भी फोर्स नज़र नहीं आ रहा। सो इसलिए फोर्स को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स जो है उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है एम ए, और हम जानते हैं कि एम कितना दिया हुआ है 1000 है और ए कितना दिया हुआ है 4 है। सो इससे हम फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि हमारे पास आएगी 4000 न्यूटन। सो हम फोर्स को यहाँ पे पुट करेंगे, साथ में एस लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क कितना आएगा 2 × 10⁵ जाउल। तो जब हम यहाँ पावर के फार्मूले में इन दोनों चीज़ों को पुटअप करेंगे यानी वर्क को टाइम को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्या होगा 40 किलोवाट होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पावर क्या है, पावर के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। पावर को हमने 2 एग्जांपल्स के साथ समझा और उसके बाद पावर का फार्मूला समझा और उसके यूनिट्स को देखा और एक एग्जांपल को सॉल्व किया। सो आज का ये हमारा टॉपिक था। रेडी रहिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो कि हमारा होगा एफिशिएंसी के ऊपर, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।